हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत मजे से होंगे। और चैप्टर नंबर 5 के 8वें लेक्चर के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इससे पहले 21 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो पिछले लेक्चर्स में आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, बहुत अच्छे से सवाल देख लिए होंगे। और अब जो 22 से हम लोग सवाल करेंगे, आगे भी सवाल ऐसे ही हैं जैसे पहले हुए हैं। तो अगर आप लोग खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। मेरे इस लेक्चर में आने से पहले आपको खुद से सवाल करके देखने चाहिए। कहीं लिखने में या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तब आप इस लेक्चर में आने की कोशिश करिएगा। नहीं तो बेहतर होगा कि खुद से क्वेश्चंस कर लें। ये एक सॉल्यूशन लेक्चर है और सॉल्यूशन लेक्चर आपको पता है, आप लोग थोड़ा तेज भी करके देख सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन लेक्चर में थोड़ा सा मैं कहता हूँ उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। और 22 के अंदर हमें क्या कहा गया है, ठीक है ना। 22 के अंदर हमें क्या कहा गया है, 22 के अंदर बेसिकली हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन लास्ट वाला इंट्रोडक्शन, उसमें नोट नंबर 6 मैंने लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, उनकी कॉन्टिन्यूटी के लिए। और वहां पर हमने ये बात कही थी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी आपके पास में त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वो अपने अपने डोमेन के अंदर, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और जो फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, ये बात आपको पता है। तो उसने कहा है कि कोसाइन को सेकेंड को टेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, यानी कि कॉन्टिन्यूटी पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, कोई बात। तो सबसे पहले जो हम लोग लेके चलते हैं, सबसे पहले हम कोसाइन की बात कर लेते हैं। आपको कोसाइन, कुछ बच्चों को अजीब लग रहा हो कोसाइन, ये तो हमने आज तक पढ़े नहीं, ये पढ़े हैं आपने, देखो कैसे पढ़े हैं। सबसे पहले मैं कोसाइन के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है ना। कोसाइन को हम बेसिकली अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना, हमेशा ही एक सतत फलन होगा अपने डोमेन के अंदर। अपने डोमेन में क्या, अगर इसके ग्राफ पे भी हम बात करते हैं, इसके ग्राफ पे भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है ना, यहाँ पर -π/2, ग्राफ भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। और ये ग्राफ, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स पर हमेशा एक्स की वैल्यू आती है, तो आप कहीं भी देख लेना एक्स के किसी भी वैल्यू पर ग्राफ नहीं टूटेगा, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें सिर्फ इतनी बात लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स सदैव, ठीक है ना, सदैव सतत, है ना, या फिर कॉन्टिन्यूअस सतत होता है, ठीक है ना। या ये कहें कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक मान के लिए, है ना, ऐसा कह सकते हैं, x के प्रत्येक मान के लिए या हर एक मान के सभी मानों के लिए, प्रत्येक मान के लिए, मान के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। और प्रूफ भी आप चाहो तो उसको कर सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आप लेकर के अगर देखें किसी भी पॉइंट पर। लेकिन हम लोगों को कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि जहां पर हमें इसको चेक करना पड़ जाए, तो हमें तो देखना, ओवरऑल देखना कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। और फिर वही बात है कि नोट नंबर 6 जिन्होंने देखा होगा इंट्रोडक्शन लास्ट वाला, शायद इंट्रोडक्शन नंबर 3, तो वहां पर आप लोगों ने चीजें समझ ली होगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना था, फर्स्ट वाले में इसको नंबर डाल देते, चलिए फर्स्ट वाला था। अब चलते हैं कोस सेकंड, है ना। तो इसको कोस सेकंड को आपने पहली बार देखा, लेकिन मैं इसको बताता हूं ये है क्या। बेसिकली ये क्या है, ये फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं, ये कोसेक एक्स है, बिल्कुल ठीक बात है। अब कोसेक एक्स को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए तो उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो 1/sin x है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो sin x क्या होता है, यहां पर cos x से शुरुआत करवाई गई है। वैसे sin x को भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं ऊपर जो है एक काम कर लेता हूं, ये तो मैंने सपोज कर लिया cos x के बारे में। इसको यहां पर अगर मैं साइन के बारे में भी लिख दूं कि साइन, इसको सेकंड पार्ट कहते हो, फर्स्ट के लो साइन, कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो साइन एक्स होता है, ठीक है ना, साइन एक्स, एक्स के सभी मानों या प्रत्येक मान के लिए, सभी मानों के लिए, कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि संतत होता है। तो ये सारे आ जाएंगे मेरा, संतत होता है, तो ये हमने लिख लिया है, ठीक है ना आपके पास।
अब ध्यान से सुनो, cos x हमने लिख दिया, साइन भी आ गया, अब हम कोसेकेंट की बात कर रहे हैं, कोसेक x की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 1/sin x। थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को कि ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आप इसको देखो, जहां पर ये डिफाइन नहीं होगा, यानी कि अगर sin x की वैल्यू 0 रख दें, 0 हो जाए तो 1/0, तो ये 1/0 डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है नहीं, कि क्या कह सकते हैं, x के सभी मानों पर, सभी मानों के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि संतत होगा, होता है, ठीक है नहीं। जहां, ध्यान रखना है, जहां, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां sin x 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कहां होता है, जहां x इज नॉट इक्वल्स होना चाहिए n पाई के, क्योंकि n पाई पर जब x की वैल्यू n पाई आती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार बताया है, तो उस केस में हमारा साइन 0 हो जाता है ना, जहां x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। और ये जो n है, ये n कोई भी पूर्णांक है, n इंटीजर, ठीक है ना। तो ये आप ये कहिएगा कि x के हर एक मान के लिए कॉन्टिन्यूअस बनेगा ये फंक्शन कोसेक x, लेकिन सिर्फ और ध्यान क्या रखना कि x की वैल्यू n पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरीके से ना होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर x का मान ऐसा ले लोगे तो बेटे इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये परिभाषित ही नहीं होगा। तो उसके बारे में इतनी बात लिखेंगे। थर्ड वाले में, सॉरी थर्ड ये कह लो, और फोर्थ वाले में देख लो। फोर्थ किसके बारे में बात करनी है, फोर्थ है सेकंड। सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो सेक एक्स होता है, ठीक है ना। और सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो सॉरी 1/cos x। अब फिर वही बात जैसे इसमें लिखा था, x के सभी मानों के लिए सतत होता है, जहां हम लोग ये लिख देंगे x की वैल्यू, देखो cos x कहां 0 होता है, आपको पढ़ा है cos x 0 होता है। cos x जब 0 होता है तो x की वैल्यू जो होती है वो आपके पास में 2n+1, ठीक है ना, π/2, जहां पर n कोई पूर्णांक होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं कि अगर x की वैल्यू ये आ जाती है तो cos 0 हो जाता है, तो उसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, ठीक है ना, वेयर n कोई भी पूर्णांक है, n कोई इंटीजर है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है एक लास्ट में, कौन सा बचता है, कोटेंजेंट, है ना। कोटेंजेंट जो होता है वो कोट्स से संबंधित बात है, 5th नंबर की को, ठीक है ना, आपके पास में कोटेंजेंट अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखे तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स आ जाएगा। और कोट एक्स को लिखा जा सकता है, याद करो, कोट एक्स को लिखते थे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसमें भी सिर्फ फर्क यही आएगा कि x के सभी मानों के लिए ये फंक्शन सतत होगा, सतत है, होता है, लेकिन शर्त यह है कि x की जो वैल्यू है, जहां x कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, नेवर इक्वल होना चाहिए, क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स 0 कब होता है, ये वाली कंडीशन कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई, जहां पर n कोई भी पूर्णांक हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही आप चाहो तो टेंजेंट के लिए भी लिख सकते हो, टेन के लिए, कि टेन को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। टेन जो होता है, अगर हम इसको कंप्लीट करें 6 पूरा, और टेंजेंट के लिए बात करें, टेंजेंट के लिए यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, आप कह सकते हो 10x को लिख सकते हो साइन एक्स बटे कोस एक्स। और आपको पता है कि ये भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है,
जहां x इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कब होता है? जब ये वाली वैल्यू आ जाती है कि 2n + 1 एंड π/2 वेयर n कोई भी पूर्णांक है। तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फंक्शंस थे, त्रिकोणमितीय फलन थे, उन सब की हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा विचार कर लिया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये नोट्स भी बन गए हैं, ये पहले भी हम, आप इसको इस तरीके से नोट कर लें, ये काम में भी आपके बहुत आएंगे, ठीक है ना, काम में भी आपके बहुत आएंगे। ये इतना ही किया है पीछे आंसर शीट में, अगर मैं देखूं तो इन्होंने बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा है, ठीक है, ओके। आंसर शीट में बहुत अच्छे से लिखा है पीछे, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा नोट करिए फटाफट, मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, 23 क्वेश्चंस के अंदर क्या काम करना है? जो काम हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 13 तक किया था, 6 से लेके 13 तक, के फंक्शन की फंक्शन किसी फलन के लिए असांतत्य के बिंदु, है ना, यानी कि ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने थे, ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करना था जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था, है ना, जहां पर सतत नहीं था। तो ऐसे पॉइंट्स देखने थे। तो उस पॉइंट्स को देखने के लिए मैंने वहां भी आपको ये बात बताई थी कि आप लोग इस वाले हिस्से पे बहुत विशेष ध्यान देंगे, है ना, इस वाले हिस्से पे, और यही डिसाइड करेगा कि कहां पर पॉइंट्स हमें, कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसके लिए मैंने ये बात कही थी आपको 6 क्वेश्चन में भी, और मैं दोबारा से करता हूं कि एक लाइन आपको बनानी पड़ेगी और रेफरेंस पॉइंट देख लिए जाएंगे कि जैसे ये हमारे पास में 0 की बात कर रहा है, दोनों केसेस में 0 है, तो कहीं पे x = 0 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन ये काम में आता है। इसका मतलब जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 0 से छोटी इधर की तरफ जाएंगे, छोटी वैल्यू इधर ही आएगी, लेफ्ट साइड में जाती है, तो fx जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो sin x/x हो जाएगी। और जैसे ही हम sin 0 यानी कि x = 0 से इधर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जैसी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा fx का, वो आ जाएगा x+1, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, वही बात मैं फिर से कहूंगा। देखो, इस लाइन पर ही x की वैल्यूज मिलेंगे, यानी कि इस लाइन पे ही वो बिंदु मिलेंगे जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमारे पास इसमें 3 केसेस बने, सीधी सी बात ये है। एक, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये वाला केस बन गया, इधर वाला। एक बन गया जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और जो कि क्लियरली दिख रहा है, अगर 0 से छोटी की बात करें तो फंक्शन ये है, और ये फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा? आप ध्यान से देखें कि fx = हमारा फंक्शन है sin x/x, ठीक है ना, क्योंकि sin x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ये भी एक सतत फलन होता है, और x भी एक सतत फलन होता है। और सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार हमने पढ़ा है कि दो सतत फलनों को अगर भाग करते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है बेटे वो भी एक सतत फलन ही होता है। तो चाहो तो आप लोग फटाफट ये तीनों केसेस, 3 केस कौन से, 1, 2 और ये x = 0 पे मैं चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो, और अगर अदर हैंड देखें, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू है x+1, और x+1 क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। तो ये बहुपदीय फलन होने की वजह से इट्स वेरी सिंपल, है ना, तो ये भी आपके पास में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब इधर की तरफ अगर आप देखोगे, जब हम 0 से इधर की तरफ जाते हैं तो कोई भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। इसका मतलब हमें कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। और अगर हम 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जाएंगे तो इधर भी हमें कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एक ही जगह मिल सकता है, और जो बची है वो x = 0 पर है। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी में शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, चूंकि, ठीक है ना, चूंकि, या केस ही बना लो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तब हम एक बात देख पा रहे हैं कि fx जो है वो sin x/x है, ठीक है ना, sin x/x है, ठीक है। और चूंकि एक बात ध्यान दें, अगर हम लोग माना, हम इस तरीके से लिख लें थोड़ा अच्छा लगेगा, माना कि जो sin x है, sin x को हम फंक्शन gx बोल देते हैं, gx = sin x, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, बात सही है ना, सतत फलन है, ठीक है।
और अगर मैं कहूं नीचे वाले फंक्शन को मैं एच एक्स कह देता हूं और ये एक्स है, ये कैसा फलन है? ये भी एक सतत फलन है। चाहो तो ब्रैकेट में ये चीज लिखो, क्यों है सतत, क्यों है सतत, इस चीज को लिख लो। ये त्रिकोणमितीय फलन है। कैसा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन सतत फलन होता है, सतत फलन है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको कहेंगे एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये चाहो तो बहुपदीय फलन भी इसको कहा जा सकता है, या इसको आप तत्समक फंक्शन भी कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता तो आइडेंटिटी फंक्शन बनता था, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने यूज भी किया है। तो आप इसको तत्समक यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, तत्समक फंक्शन, तत्समक फलन। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के कई नाम हो सकते हैं, इसको आप तत्समक फलन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, तत्समक फलन जिसको हम लोग कहते थे आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। आपके पास में एक इसका नाम हो सकता है बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन। तो कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक इसको हम लोग रैखिक फलन भी कह सकते हैं, रैखिक फलन भी कह सकते हैं। तो तीनों ही फंक्शन अब एक्स की सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां पे जो यूज करना चाहो कर लो, ठीक है ना। सतत फलन है, ठीक है ना। तो सतत फलनों के बीजगणित से, सतत फलनों के बीजगणित से, बीजगणित से जी एक्स बटे एच एक्स, ठीक है ना, सतत फलन होगा। एक सतत फलन है ना भाई। दो सतत फलनों का डिवीजन एक सतत फलन होगा, यही हमने एफ एक्स कहा है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब x 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स जो हमारे पास में है, जो कि कह रहा है कि साइन एक्स बटे एक्स है, सतत फलन है। ये क्या हो जाएगा? सतत फलन है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बात करते हैं केस सेकंड की। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो क्या बात बनेगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो क्या बात बनेगी मेरे भाई, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड क्या कहता है, इधर वाला हिस्सा डिस्कस करते हैं। जब x ग्रेटर देन है 0 से, तब हमारा जो एफ एक्स है वो x + 1 है, और जिसको हम कहते हैं एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, है ना, बहुपदीय फलन है, ठीक है ना, जो x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सतत है, सतत है। तो हमने केस सेकंड पे डिस्कस कर दिया कि इधर की तरफ भी अब सिर्फ एक चीज बचती है, x = 0 पर। तो केस फोर्थ, केस थर्ड में क्या है? x = 0 पर हम चेक करेंगे। और जब x = 0 पर चेक करते हैं, क्योंकि x = 0 के दोनों तरफ डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h। अब 0 - h का मतलब 0 से कम, 0 - h का मतलब 0 से कम। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है, भाई 0 - h क्या है? 0 में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब छोटा हो जा रहा है। तो 0 से छोटा होने में फंक्शन काम में आता है ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 - h अपॉन 0 - h। बात आपको समझ में आ रही है? इस फंक्शन के अंदर मैंने जहां जहां x है वहां पर 0 - h भर दिया है। तो ध्यान से देखना है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज साइन ऑफ -h अपॉन -h। अब ध्यान से देखना है आपको
h टेंडिंग टू 0। साइन ऑफ माइनस h क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से हमने जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ाया है तो वहां पर बताया था मैंने, ये साइन ऑफ h के बराबर होगा, ये माइनस बाहर निकला जाएगा तो आ जाएगा माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h। ठीक है, अब हमने कुछ स्पेशल रिजल्ट पढ़े थे क्लास 11th के अंदर लिमिट्स को लेकर के। आपको सर 11th तो पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, इसको याद रख लो। ये जो बॉक्स में मैं लिख रहा हूं कि अगर कभी भी लिमिट हमने पढ़ा था वहां x टेंडिंग टू 0 होता है और साइन x अपॉन x हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। ठीक है, क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसको महसूस करो, x की जगह h ही तो आया कि साइन h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो मीन्स ये बात हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 1। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। राइट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h। ये क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी, बहुत सारे सवाल भी कराए थे। तो किसी को कोई डाउट रहेगा यहाँ पर तो इसका मतलब सवाल नहीं हल कर पाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना है, और अगर नहीं डिटेल में समझ में आ रहा तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको देखना चाहिए था। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0 प्लस h का मतलब जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो रही है तो फंक्शन काम में आएगा x प्लस 1। तो लिख देंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, s टेंडिंग टू 0 0 प्लस h प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है ना फंक्शन, x प्लस 1 है ना, तो 0 प्लस 1 है ना, 0 प्लस h, क्योंकि x के 0 प्लस h आ जाएगा। जब आप h का मान 0 भरोगे इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी 1 ही आ गई। तो मेरे को एक चीज और चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि मुझे f0 चाहिए। जब x का मान 0 हो जाए तो देखो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा, x का मान जब 0 होता है फंक्शन होता है x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1। तो यानी कि x प्लस 1 की जब वैल्यू निकालेंगे x के 0 भरो तो 0 प्लस 1, इसका मतलब 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0 वो सेम है। तो हमने 30 के, तो यहां पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर fx क्या है, संतत है। ठीक है ना, तो आप मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने इस लाइन के हिसाब से इसके पूरे डोमेन में चेक कर लिया, हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इसका मतलब ये रहा कि देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी को शो करता हो कि हर एक जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, आंसर में भी आपने देखा होगा पीछे एनसीईआरटी में। तो जरा फटाफट इसको नोट करो और मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तब तक इसको बेटे नोट कर लो आराम से, बहुत अच्छे से नोट करो। चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि असांतत्य वाले बिंदु निकालने हैं। तो मेरे भाई इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही, लेकिन जब x इज नॉट इक्वल टू 0, देखो चाहे तो इधर जाओ, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, या तो x से 0 से छोटी या 0 से बड़ी, दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं वो x स्क्वायर और साइन 1 अपॉन x है, यानी कि fx इधर भी fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन fx है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो ध्यान से सुनो, अब इसकी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट वही 3 केस जो हम बात करने वाले हैं कि जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ये काम में आएगा, जो कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि fx आपको अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, अगर मैं इधर वाले हिस्से की बात करता हूं कि fx को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x है, ठीक है। और ये केस कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर 0 होता तो ये डिफाइन ही ना होता, 1 अपॉन 0 हो जाता तो गड़बड़, तो उसने पहले कह दिया x 0 के बराबर नहीं है। तो आप सुनो, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि बहुपदीय फलन भी सतत होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सतत होता है। इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट भी
सतत फलनों के बीजगणित के हिसाब से जब दो सतत फलनों की को हम लोग गुणा करते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक सतत ही होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बात हो रखी है, तो लिखेंगे इसमें। तो पहली बात लिख लेंगे फर्स्ट, यानी कि केस फर्स्ट में ले लेंगे आप, केस फर्स्ट ही कर लें, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम देख पा रहे हैं कि fx जो है वो एक्स स्क्वायर और साइन 1/x के इक्वल होता है, जो x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, यानी कि सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या है, ठीक है। तो बस इतना काम इसमें कर सकते हो। तो एक ही चीज बचती है, और जो कि हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू केस सेकंड, चाहे उसको कह सकते हैं आप केस सेकंड, कि x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना, 0 पर। तो जब 0 पे बात करेंगे हम लोग, तो सीधी बात है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जब इस चैप्टर की शुरुआत करवाई थी तो ये कहा था कि अगर किसी भी पॉइंट, सपोज कर लो x इज इक्वल टू a, कि इधर की तरफ भी फंक्शन की डेफिनेशन इधर भी सेम है, दोनों तरफ डेफिनेशन सेम है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी नहीं है। फिर आपको सीधी निकालनी है लिमिट, किसकी, लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालना सीधा। आपको ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, क्योंकि डेफिनेशन लेफ्ट साइड में भी सेम है, राइट साइड में भी सेम है। तो आप इस डायग्राम से ही देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 से आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है इधर भी वही है और उधर भी वही है आपके पास में। तो ये दोनों केसेस चाहो तो कह लो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, दोनों तरफ डेफिनेशन सेम है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की बजाय आप सीधा लिमिट निकाल लें, तो लिमिट ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, फंक्शन fx निकाल लेते हैं, यानी कि लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू 0, और वो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है ना। तो अब चूंकि हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट निकाल, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे हम लोग। डायरेक्ट लिमिट हम रखेंगे तो साइन डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें 24 है ना ये हमारे पास में, 24, 24, ठीक है। तो 24 है, 24, ठीक है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा विचार कर लूं ताकि आपको सही और सरल विधि बता सकूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा 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 लिमिट रखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब इसमें लिमिट आप रखोगे, ध्यान से देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट रखो ना, हटा जाएगा तो ये तो हट जाएगा कि 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 1/0, है ना। आप देखोगे कि a 0 to 0 हो जाएगा इनटू साइन इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही हो जाएगी, है ना, तो लगभग इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी। भाई आप मेरी बात सुनो, साइन जो है इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही मानो उसको, और जब कुछ भी हो इनफाइनाइट, कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर होगा तो रियली, तो कोई भी नंबर होगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो फंक्शन की जो लिमिट है x टेंडिंग टू, वो हमारी 0 बनी। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 होगी और राइट हैंड लिमिट भी 0 होगी, चाहे तो आप काउंट निकाल करके आप देख लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाला वो वाली टेक्निक जो कि मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से ही बात करी थी। अब सिर्फ एक बात देखें, इसकी फंक्शन वैल्यू देख लो कि fx का x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है, यानी कि f0 कितना है। जब x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, बिल्कुल सही बात है, 0 है। अब देखो जो लिमिट है फंक्शन की x टेंडिंग टू 0 fx, वो बराबर है फंक्शन की 0 पर वैल्यू के, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना फंक्शन क्या हो गया, इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अंदर छिपी है ना। तो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, सतत है। इसका मतलब ये रहा
हमने देखो यहां भी देख लिया था, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब भी हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस है ये, और जब 0 है तब भी कॉन्टिन्यूअस है। तो हम ये कह सकते हैं कि x किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना, x कोई भी रियल नंबर होगा तो fx जो है सतत है, के लिए fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि संतत फलन है। ठीक है बेटा, संतत फलन है। तो उस तरीके से आपको देखना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, आप लोग पोज द वीडियो एंड नोटेड इट डाउन, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए जी बेटा, अब ये भी क्वेश्चन 24 के तरीके से ही है, इसमें भी 2 ही केस हैं और हमें देखना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है। तो 2 केस ही बन रहे हैं हमारे पास। जैसे केस नंबर 1 की बात हम लोग करें, ठीक है, कि जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तब आप क्या देख पा रहे हैं, तब फंक्शन की जो वैल्यू है, fx जो फंक्शन है वो sin x माइनस कोस एक्स है। और sin x माइनस कोस एक्स हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसको हमने प्रूफ भी किया था क्वेश्चन नंबर 21 में। अगर आप देखोगे 21 के बी पार्ट में इस फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया था। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट ही, है ना, आपके पास में कि sin x तथा cos x, ठीक है ना, sin x तथा cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सतत x के सभी मानों के लिए, x के, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिख लो अच्छा लगेगा, यानी कि x कोई भी रियल नंबर के लिए सतत है। तो ये क्लियर सी बात है। तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि सतत फलनों का बीजगणित ये कहता है कि 2 सतत फलनों को आपस में घटाया जाए तो रिजल्ट जो निकलेगा वो भी एक सतत फलन ही होगा। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया कि इस केस में हमने देख लिया कि सतत है। अब सिर्फ एक बात बची है ना, एक बात बची है, वो x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो केस सेकंड आप चाहो तो कर लो, केस सेकंड। आपको क्या सर इस बार आपने लाइनें वाइनें नहीं बनवाई, देखो लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख लो, और x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन जो है ही, लेकिन जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इस पॉइंट के अलावा कहीं भी जाओगे तो फंक्शन जो है fx, उसका जो डेफिनेशन है वो साइन x माइनस कोस एक्स है। fx की वैल्यू जो है वो साइन x माइनस कोस एक्स है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, हम लोगों को पता है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इधर भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, इधर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर, फिर मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 0 पर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के, आप अगर ध्यान दोगे, x इज इक्वल टू 0 के राइट साइड में भी फंक्शन की डेफिनेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी फंक्शन की डेफिनेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, चेंज नहीं हो रही है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करने की, सीधा लिमिट निकालो। आप निकालोगे लिमिट निकालोगे फंक्शन की, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स विच इज इक्वल टू, पहले एफ एक्स लिख लो, इतना भी जल्दबाजी ना करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x माइनस कोस x, आप 0 रखो डायरेक्ट, तो आ जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0 विच इज इक्वल टू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेबल में चेक कर लें, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 1। ठीक है ना, माइनस का 1, सॉरी। तो जो फंक्शन की लिमिट है, यानी कि जो लिमिट आई है आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि f0 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 साफ साफ दिख रही है, -1। आप देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर fx साइन एक्स माइनस कोस एक्स सतत फलन
है। तो बेटे इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा, आप एक लाइन और लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r, है ना, यानी कि x की सभी रियल वैल्यू के लिए fx सतत है, कोई भी पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी वाला नहीं है, सतत है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना। चलिए 26 पे चलते हैं, 26 पर